हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, आपका काफ़ी सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, और बाकी बचा हुआ सिलेबस भी आने वाले 8 या 10 दिन में कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है गाइस, तो आपके एग्ज़ाम्स है ना, 1 महीना पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी आप फिर रिवाइज़ मारते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो कभी भी बात नहीं बन पाएगी। क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन करो, कैसे भी करो, कहीं से भी करो, इससे वैसा फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन खुद से बनाओ, वरना तो हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ, आप उन्हीं क्वेश्चन को लगा लिया करो। और आप मुझे मेल भी नहीं करते हो, आप मुझे ईमेल किया करो, वो क्वेश्चन करके पूरा सॉल्यूशन सेंड किया करो। ठीक है फिर? ओके गाइस, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वीडियो अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो, और दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। ओके गाइस, चलिए फिर करते हैं शुरू। आज का क्वेश्चन है हमारा एग्जिस्टिंग लाइन का, ओवरहेड लाइन का क्वेश्चन है आज का। ओवरहेड लाइन का क्वेश्चन है। EDD सेकंड में 20 नंबर का पूछा जाता है, और EDD फर्स्ट में भी इस बार ऐड हो गया है, तो पता नहीं कितने नंबर का पूछा जाएगा। ओके गाइज, तो बने रहिए हमारे साथ। एग्जिस्टिंग लाइन क्या होती है, इसमें लगने वाले कंपोनेंट क्या क्या है, रिवर क्रॉसिंग भी साथ में ऐड किया है मैंने आज के क्वेश्चन में। आज के क्वेश्चन को मैंने डबल बना दिया है पूरा, 2 क्वेश्चन एक ही साथ आपको समझ में आ जाएंगे। एक तो ये कि जब किसी ओवरहेड लाइन में अगर कोई नदी आ गई तो उसको कैसे कैसे पार करना है, उसमें लगने वाला मटेरियल क्या क्या है एक्स्ट्रा, और साथ में कि एग्जिस्टिंग लाइन जो होती है उसको कैसे कैसे करते हैं। तो एग्जिस्टिंग लाइन, रिवर क्रॉसिंग एक साथ में कर दी है मैंने। ठीक है गाइज, चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कोई भी न्यूमेरिकल कराने से पहले उसके स्टेप्स आपको क्लियर कर देता हूँ हमेशा। तो आज के न्यूमेरिकल के स्टेप सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए इनको। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम करते हैं, और अगर न्यूमेरिकल एस्टिमेशन का है, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा अजप्शन मानने का। सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा अजप्शन मानने का। तो कोशिश रहती है कि अजप्शन मान लें पहले। अजप्शन क्या होते हैं? अजप्शन गाइज एक ऐसा कंपोनेंट होता है, अजप्शन किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का वह पार्ट है जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को खुद से मानते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी नहीं गई होती, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो इसमें रिवर क्रॉसिंग था, रिवर क्रॉसिंग है, तो रिवर क्रॉसिंग को हम कौन से वाले पोल से क्रॉस करेंगे ये नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो हमको खुद को मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ का एग्जिस्टिंग लाइन है, तो एग्जिस्टिंग लाइन का मतलब होता है पहले से लगी हुई लाइन, उसके आखिरी पोल को बोलते हैं एग्जिस्टिंग पोल। तो वो कौन सा वाला है, एच टाइप है या सिंगल पोल है, ये सब नहीं दिया होता, तो ये सब हमें खुद से मानना पड़ता है। बाकी कंडक्टर कौन सा यूज़ किया गया है ये तो ज़्यादातर क्वेश्चन में दे ही गया होता है। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आप इतने सारे वीडियो देखने के बाद ये तो समझ ही गए होंगे कि एजप्शन में क्या क्या मानना पड़ता है और क्या क्या नहीं मानना पड़ता। और अगर तब भी आप अगर नहीं समझे हैं कि एजप्शन में क्या क्या मानना पड़ता है और क्या क्या नहीं मानना पड़ता आपको, अगर तभी भी ये चीज़ें डाउट में हैं, तो आप एज इट इज़ एजप्शन माना करो जो मैं कराता हूँ। देखो गाइज, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन आपको मैं इस चैनल पर करा के दूंगा, अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा मिल जाए ना, तो आप मेरे से कह देना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपने तो कराया नहीं था इस तरीके का क्वेश्चन। आपको मुश्किल से मुश्किल 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और 40 क्वेश्चनों को अगर आपने ढंग से कर लिया है तो गाइज आप गारंटेड 95 से लेके 90 टू 95 स्कोर कर जाओगे 100 में से। और EDD फर्स्ट में भी सारे के सारे टॉपिक ऐड हैं, तो ये भी पढ़ के चलें। और बाकी EDD फर्स्ट के जो टॉपिक हैं उनको भी मैंने अच्छे से करा दिया है। ओके गाइज, तो पहला स्टेप टेकिंग एजप्शंस। दूसरा स्टेप, चूँकि ओवरहेड लाइन को हम पोल्स के थ्रू लगाते हैं, तो दूसरे स्टेप में हम यही पता करते हैं कि इस लाइन में कितने पोल यूज़ होने वाले हैं। दूसरे स्टेप में हम यही पता करते हैं कि इस लाइन में कितने पोल यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम पता करते हैं कि सर्किट का करंट कितना है, और साथ में हम ये भी पता करते हैं कि जो ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर यूज़ होने वाला है वो कितना, कौन से साइज़ का होगा, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो। वैसे तो 90 टू 95% चांस ये होते हैं कि ये कंडक्टर का साइज़ हमें क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन गाइज अगर आपको क्वेश्चन में ये कंडक्टर का साइज़ नहीं दिया गया तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। पावर का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा P = √3BI, बस इतना करना होता है।
लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिया होगा और आपको इसको कैलकुलेट करने की शायद ही कभी नौबत आए। चलिए फिर 3 स्टेप क्लियर हो गए। पहला एजप्शन मानने का है, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ पोल्स को निकालने का जो यूज़ हुए, तीसरे स्टेप में हम कंडक्टर का वो निकालेंगे साइज़ कितना है और सर्किट की करंट निकालेंगे, और यहीं पर हम कंडक्टर का लेंथ भी निकाल देते हैं कि कितना कंडक्टर का वायर यूज़ हुआ है। उसके बाद हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है पूरी लाइन को, और काफ़ी मज़ेदार होता है, और इसी को देख करके एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है हर एक टॉपिक में। अगला टर्मिनल पोल डायग्राम। देखिए टर्मिनल पोल जो भी रहता है हमारा, सिंगल पोल हो या एच टाइप पोल हो, उसको हम एजप्शन में मान लेते हैं कि हमारा टर्मिनल पोल जो है ये सिंगल पोल है या एच टाइप पोल है। और जो भी ये टर्मिनल पोल रहता है उसका हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोल डायग्राम। कैसा होता है मैं आपको दिखा दूँगा इस क्वेश्चन में। ठीक है गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर उसके बाद जैसे ही हमारा टर्मिनल पोल का डायग्राम बन जाता है, फिर हम लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स आपको दिख रहा होगा, मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये लिस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स में क्या होता है कि हमको जो जो मटेरियल हमने लगाया वो हमने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में हम सारा का सारा मटेरियल लिखते चले जाते हैं। उसके बाद हम उन सारे पैसों को, उस सारे मटेरियल्स की कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं और वो मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट का 15% निकालते हैं, वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट का 5% निकालते हैं, वो इमरजेंसी कॉस्ट कहलाती है। और इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है। इस तरीके से हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है गाइस। आई होप आपको स्टेप क्लियर हो होंगे। चलिए आपको वेट ना कराते हुए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। और गाइस वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दूसरे लोगों से शेयर भी करके चलना। ठीक है बच्चे, चलिए आज का न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आप देखो साफ साफ क्या लिखा है कि 11 kV ओवरहेड एग्जिस्टिंग लाइन। एग्जिस्टिंग लाइन वर्ड सुने आप, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जिस्टिंग लाइन को क्या कैसी होती है एग्जिस्टिंग लाइन। देखो बच्चे, एग्जिस्टिंग लाइन को हिंदी में बोलते हैं विद्यमान लाइन या फिर निवर्तमान लाइन, निवर्तमान। और बिल्कुल अगर मैं आपकी भाषा में बताऊं तो इसको बोलते हैं पहले से लगी हुई लाइन। तो एक लाइन है जो पहले से लगी हुई है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग। एग्जिस्ट करना, पहले से होना चीज़ का, उसको बोलते हैं एग्जिस्ट, है ना। तो एग्जिस्टिंग लाइन का मतलब पहले से लगी हुई लाइन, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग लाइन। तो पढ़ें क्वेश्चन कि 11 kV ओवरहेड एग्जिस्टिंग लाइन से 1.6 किलोमीटर ये लाइन की लंबाई दे दी है। 1.6 किलोमीटर लंबी लाइन जोड़नी है, यानी कि ये 11 kV की ओवरहेड लाइन है जो कि पहले से लगी हुई है, इसी को बस आगे बढ़ाना है हमको और 1.6 किलोमीटर तक और लेके जाना है। तो यहाँ तक तो किसी ने लगा दिए पहले, हमारा काम बस अब इसी लाइन को कंटिन्यू करना है और हमको इसमें 1.6 किलोमीटर की लाइन लगानी है, बस इतना सा काम हमको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करना आपको ज़रूरी है ना। जब तक मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँ आप कैसे चीज़ों को समझ पाओगे। चलिए, तो 1.6 किलोमीटर लंबी लाइन हमको लेके जानी है, ऐसे नहीं मतलब आगे को लेके जानी है इसी लाइन में जोड़ते हुए। ठीक है ना। अब जैसे इसका मतलब क्या है कि जो पहले से ही लाइन लगी हुई है एग्जिस्टिंग लाइन, इसमें जो आखिरी वाला पोल होगा उसी में वायर को जोड़ देंगे और बाकी फिर आगे को लाइन ले जाएंगे लगाते हुए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे कहता है कि इस 1.6 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए, इस 1.6 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए मटेरियल्स की कॉस्टिंग करो। बस अभी जो लाइन लगने वाली है 1.6 किलोमीटर लंबी, इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा यही बताना है बस। और इसमें कुछ हिंट भी दे रखे हैं। हिंट क्या दे रखे हैं कि लाइन का स्पैन जो है वो 100 मीटर है। लाइन में हमेशा स्पैन दिया होना बहुत ज़रूरी है। स्पैन का मतलब होता है दो खंभों के बीच की दूरी। ओके गाइस, आई होप मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें बता चुका हूँ। ये ओवरहेड लाइंस का 5वां वीडियो है, 5th वीडियो। बाकी के 4 वीडियो इतने मज़ेदार हैं, आप एक बार देखो जाके, बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में। ठीक है ना। और आपकी चीज़ें डाउट्स ना ऐसे क्लियर होंगे, हवा में उड़ जाएंगे सारे के सारे डाउट्स। और बच्चे ये ध्यान रखना वीडियो एक भी मत छोड़ना। इस चैनल का EWD फर्स्ट और EWD सेकंड वाले कोई भी एक भी वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि हर एक वीडियो में आपके काम की ही इन्फॉर्मेशन है। आप ये मत सोचना कि मुझे तो ये टॉपिक आता है, क्या पता आपको कुछ आधा अधूरा आता हो। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर दी गई है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, चलिए स्पैन दे रखा है 100 मीटर, चलो एक तो हिंट मिल गया। दूसरा हिंट दे रखा है कि 11 मीटर लंबे रेल पोल का यूज़ किया जाएगा।
हमको इसमें रेल पोल यूज़ करना है और वो भी 11 मीटर लंबा रेल पोल यूज़ करना है। तीसरा दे रखा है हमें कि इस डायमेंशन का वायर यूज़ करना है ACSR वायर। ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें एक बीच में स्टील का वायर लगा होता है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम के तार लिपटे होते हैं, इसको बोलते हैं ACSR वायर। ठीक है गाइज। और एक और हिंट दे रखा है कि लाइन अपने चौथे स्पैन में यानी कि 4th नंबर पे जो दो खंभों के बीच की दूरी आएगी उसमें रिवर क्रॉस करती है, नदी को पार करती है। तो नदी को पार करते समय ना कुछ स्पेशल मटेरियल्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए इसमें लिखा गया है, वरना इसमें लिखा ही नहीं जाता क्वेश्चन में। अगर ये ऐਵੇਂ होता, कुछ नहीं करना पड़ता, तो इसमें ये कभी भी लिखा नहीं जाता। अब चूंकि इसमें लिख रखा है कि नदी को पार करती है, इसलिए इसमें कुछ स्पेशल मटेरियल हमको लगाने पड़ेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, मज़ा आ रहा होगा वीडियो को देखते हुए। अभी तो अगर क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी तो केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा था मैं। लेकिन चलिए, क्योंकि देखो मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन को आधे से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्लियर कर दूंगा। तो आप भी ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो जैसे मैं इंटरेस्ट के साथ आपको बात बताता हूँ। ठीक है बच्चे, और इंटरेस्ट के साथ जवाब भी दिया करो। रिप्लाई किया करो आप ईमेल पर, रिप्लाई क्या, आप मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया करो। आपको मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दे के जाऊँगा, बदले में आप ये वीडियो पूरा देखो और साथ में उस क्वेश्चन का मुझे सोल्यूशन देना। करते हैं शुरू, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक एग्जिस्टिंग लाइन है, उसको हमको 1.6 किलोमीटर लंबी लाइन और बढ़ाना है आगे। तो वो होती है एग्जिस्टिंग लाइन को 1.6 किलोमीटर लंबी लाइन आगे को बढ़ा दो। ठीक है, चलिए फिर सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 आपको पता ही है क्या होता है, एजप्शंस। एजप्शन में सबसे पहला एजप्शन हम ओवरहेड लाइन में यही मानते हैं कि लाइन एक सीधी रेखा में है, क्योंकि लाइन को मोड़ते समय हमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कभी भी हम अपने क्वेश्चन में लाइन को मोड़ते नहीं जब तक कि एग्जामिनर कहे ना। और एग्जामिनर आपसे कभी भी नहीं कहेगा कि आपको लाइन को मोड़ना है कि तोड़ना है, बस जोड़ने को बोल सकता है, और जोड़ने का मतलब एग्जिस्टिंग लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला एजप्शन लाइन एक सीधी रेखा में है। चलिए, दूसरा एजप्शन गाइस कि जो एग्जिस्टिंग लाइन वाला है वो 11 kV की है। जो एग्जिस्टिंग लाइन है वो 11 kV की लाइन है, और आपको मैंने अगर 11 kV का न्यू लाइन के 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। ये एक जिसमें रोड क्रॉस करते हैं और एक नॉर्मल है। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमेशा हम 11 kV का जो स्टार्टिंग पोल है, टर्मिनल पोल और आखिरी वाला पोल, वो 11 kV यूज़ करते हैं। तो मान लो कि जिस किसी ने भी वो लाइन लगाई होगी, रूल्स तो उसने भी किए होंगे ना फॉलो, तो उसने भी जो सबसे आखिरी वाला खंभा लगा के छोड़ा होगा। एग्जिस्टिंग लाइन का मतलब पहले से लगी हुई लाइन। तो जिस किसी ने वो लाइन लगाई होगी उसने वो आखिरी वाले खंभे को तो H टाइप पोल ही लगाया होगा ना, है कि नहीं। लेकिन तब भी हम बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, अपने एजप्शन में मान लेंगे कि एग्जिस्टिंग पोल जो है वो सेक्शन पोल है। सेक्शन का मतलब होता है H टाइप पोल, तो जो एग्जिस्टिंग पोल है वो सेक्शन पोल है। हमने यहीं पे क्लियर कर दिया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, लाइक ठोको। चलिए आगे क्या है कि लाइन का आखिरी पोल टर्मिनल पोल है। अब आधे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं कि लाइन का जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था वो एक, बच्चे ध्यान रखो आप, वो न्यू लाइन का था। न्यू लाइन और एग्जिस्टिंग लाइन। न्यू लाइन का मतलब होता है कि हमको शुरू में एक खंभा लगाना पड़ता है, उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग लाइन का मतलब है कि हमें शुरू में एक खंभा लगा हुआ मिल गया, बस इसीलिए उसको एग्जिस्टिंग बोला है कि हमको शुरू में खंभा नहीं लगाना, बाकी आगे को खंभे लगाने हैं सारे के सारे। समझ के चलो बात कि एग्जिस्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि शुरू में खंभा लगा हुआ मिल गया, उस पर तार जोड़ देंगे और बाकी आगे को चलेंगे। और न्यू लाइन में हमें शुरू में भी एक खंभा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें यही कहा गया कि इसमें और जो हम लगाते हैं बस वही टर्मिनल पोल होता है। तो इसमें क्या है कि लाइन का आखिरी पोल टर्मिनल पोल है। शुरू वाले पोल को हमने टर्मिनल पोल क्यों नहीं माना है, क्योंकि हमने तो शुरू में कोई पोल लगाया ही नहीं। वो पहले से जो लाइन लगी हुई थी उस बंदे ने कोई पोल लगाया होगा और उसने भी आखिरी पोल को टर्मिनल पोल रखा होगा। तो टर्मिनल पोल तो पहले से दे रखा है ना हमें, इसीलिए हम शुरू में टर्मिनल पोल नहीं मानेंगे, केवल आखिर में टर्मिनल पोल मानेंगे। यहाँ पे समझ में आई बात कैसे कैसे हुआ। समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करो, फिर से पीछे से सुनो। लेकिन मैं फिर से दोबारा बताता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग लाइन का मतलब पहले से लगी हुई लाइन। तो अब किसी बंदे ने अगर पहले से कोई लाइन लगाई तो उसने तो आखिरी पोल को टर्मिनल पोल ही रखा होगा ना स्टार्टिंग में। हमेशा हर कोई रखता है, आप भी रखोगे हर एक लाइन में। तो जब उसने आखिरी वाले पोल को टर्मिनल पोल रखा होगा तो अब आप उस आखिरी वाले पोल से ही तो कनेक्ट कर रहे हो वायर्स को, आगे लेके जा रहे हो। तो आपको तो टर्मिनल पोल पहले से दे रखा है, यानी कि शुरू में तो आपको टर्मिनल पोल लगाना नहीं पड़ा। तो यहाँ केवल
एक टर्मिनल पोल लगाना पड़ा और वो लगाना पड़ेगा आखिरी में जाके, सबसे आखिरी वाला पोल वो टर्मिनल पोल होगा। तो बस वही एजप्शन लिखा है कि लाइन का आखिरी पोल टर्मिनल पोल है, जो कि सेक्शन पोल है। सेक्शन पोल का मतलब एच टाइप पोल। ठीक है, अगला एजप्शन है कि रिवर क्रॉसिंग के लिए एच टाइप पोल का यूज़ किया गया है। क्या लिखा है कि रिवर क्रॉसिंग के लिए एच टाइप पोल का यूज़ किया गया है, साथ में उन एच टाइप पोल पर डिस्क इंसुलेटर भी लगाए गए। डिस्क इंसुलेटर का मतलब दोनों तरफ डिस्क इंसुलेटर लगेंगे उसमें। रिवर क्रॉसिंग के लिए एच टाइप पोल का यूज़ किया गया है और इस एच टाइप पोल पर जो है डिस्क इंसुलेटर भी लगाए गए हैं। और डिस्क इंसुलेटर का मतलब क्या कि इसमें दोनों तरफ डिस्क इंसुलेटर लगेंगे और ऊपर लगेंगे पेन इंसुलेटर। ठीक है, और गाइज एक बात जरा ध्यान से सुन लो, आप बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि रेलवे लाइन की क्रॉसिंग का आप क्वेश्चन नहीं करा रहे हो सर। तो ध्यान रखो, जितना मैं रिवर क्रॉसिंग एज इट इज़, इसीलिए मैंने इसमें रेलवे क्रॉसिंग नहीं डाला है, वरना मैं इसमें रेलवे क्रॉसिंग भी डाल सकता था। लेकिन जो जितना मटेरियल रिवर क्रॉसिंग में यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल हम रिवर क्रॉसिंग में जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप ये समझ के चलो कि आप उसको रेलवे क्रॉसिंग में एज इट इज़ यूज़ करोगे, एज इट इज़ सेम एग्जैक्ट मटेरियल। दो खंबे उधर, दो खंबे उधर, डिस्क इंसुलेटर, पेन इंसुलेटर, सारा का सारा सेम मटेरियल यूज़ करना है रेलवे क्रॉसिंग में भी। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो की चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना। चलिए सर, आगे क्या कहा गया है कि 11 मीटर लंबे रेल पोल का यूज़ किया गया है। वैसे ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही दिया गया है, अगर हम इसको ना भी लिखते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ हिंट है। एजप्शन में हम केवल उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई होती हैं और क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट एजप्शन हमेशा आपको मैंने बता रखा है। देखो, अर्थिंग वायर में क्या है कि कुछ बुक्स वाले दूसरा अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं, कुछ बुक वाले दूसरा अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं, तो आप लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं तो आपको सीधा सीधा क्लियर बता रहा हूँ कि आप हमेशा EDD सेकंड और EDD फर्स्ट में जितना भी अर्थिंग वायर जहाँ भी यूज़ करो, 8SWG का ही अर्थिंग वायर यूज़ करना है बस। कौन सा वाला? 8SWG का, 3 रुपये का 1 मीटर मिलता है। इससे आपको कॉस्ट भी याद करने में आसानी पड़ेगी और चीज़ों का स्टेप भी क्लियर हो जाएगा, अर्थिंग वायर दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको एजप्शन की चीज़ें क्लियर हुई होंगी और एग्जिस्टिंग पोल में और टर्मिनल पोल में अंतर पता लग गया होगा। ठीक है ना। एग्जिस्टिंग पोल मतलब पहले से लगा हुआ पोल, आखिरी वाला पोल, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पोल। तो उसने तो जिस किसी ने वो लाइन लगाई होगी उसने टर्मिनल पोल ही तो बनाया होगा उसको, इसीलिए हमने इस लाइन के केवल आखिरी वाले पोल को टर्मिनल पोल माना है, जो हम लगा रहे हैं। अब शुरू में नहीं माना है, क्योंकि शुरू में तो ऑलरेडी टर्मिनल पोल लगा हुआ है ना बच्चे। ठीक है ना। आई होप आपको बातें मेरी क्लियर आ रही होंगी। अब हम जैसे एजप्शन ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे स्टेप में था कि पोल्स की कैलकुलेशन करना। पोल्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम लाइन की टोटल लेंथ को स्पेन से भाग कर देते हैं। 1600 को जब 100 से भाग किया तो 16 आया हमारे पास। ठीक है, 1600 को जब 100 से भाग किया तो 16 आया। 16 तो हो गए बीच के स्पेन, जिसमें कि हमको 16 खंबे लगा कर लाइन बन जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग लाइन है। अगर ये नई लाइन होती तो यहाँ पे हमें 17 खंबे लगाने पड़ते, क्योंकि एक खंबा हमें शुरू में लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ हमें शुरू में एक भी खंबा नहीं लगाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे 16 खंबों से काम चल जाएगा। अगर पूरी लाइन में केवल एक एक खंबा यूज़ किया जाता तो 16 खंबे काफ़ी थे। लेकिन आखिरी में हमने 2 खंबे लगाए, सेक्शन पोल लगाया, इसलिए एक खंबा और चाहिए वहाँ पे, 17 हो गए। साथ में रिवर क्रॉसिंग को हमने सेक्शन पोल से क्रॉस किया, यानी कि एच टाइप पोल से क्रॉस किया है, इसीलिए 2 खंबे और चाहिए वहाँ पे हमें, एक इधर एक उधर लगाने के लिए। तो कुल मिला के खंबे हो गए हमारे पास 19। फिर से सुन लो, 19 खंबे कैसे हुए? हमने जो 1600 को 100 से भाग किया, ये लाइन की पूरी लंबाई थी और ये स्पैन की लंबाई थी, आ गया 16। गाइस 16 का मतलब कि 16 स्पैन हो गई, 16 स्पैन। और इन 16 स्पैन को 16 खंबे लगा करके पूरा किया जा सकता है, अगर कहीं पे भी 2 खंबे यूज़ ना किए गए हों तो, और एग्जिस्टिंग लाइन है तो। एग्जिस्टिंग लाइन नहीं होती, नई लाइन होती तो 17 खंबे लगा के पूरा किया जा सकता था, क्योंकि एक खंबा शुरू में लगाना पड़ता। ये आप ट्रिक याद करके चलो, ठीक है नहीं। अब एग्जिस्टिंग लाइन है तो 16 खंबों से पूरा किया जा सकता है, अगर हर जगह केवल एक खंबा यूज़ किया जाए तो। लेकिन एजप्शन में मैंने लिखा है आपको कि जो टर्मिनल पोल है उसमें एच सेक्शन पोल यूज़ किया गया है, यानी कि 2 पोल यूज़ किए गए होंगे, तो एक वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि जब रिवर को क्रॉस किया गया है तब भी वहाँ पे सेक्शन पोल यूज़ किया गया है, यानी वहाँ भी 2-2 पोल यूज़ किए गए होंगे, और एक एक से तो 16 आ रहा था, इसलिए 2 और ऐड कर दिए। और जब ऑल ओवर पोल्स को हमने जोड़ा तो 19 पोल आ गए। आई होप आपको ये 19 पोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और गाइस, ये समझना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे एक बार
ईमेल कर देना, कमेंट में बताना, जिससे कि मैं अगले वीडियो में इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, चलिए फिर अब जब पोल्स की कैलकुलेशन हो गई है, 19 पोल लगेंगे। कौन से वाले लगेंगे? जो हमको क्वेश्चन में दे रखा था। कौन सा दे रखा था क्वेश्चन में? 11 मीटर लंबा रेल पोल। ठीक है गाइज, तो 11 मीटर लंबा रेल पोल लगेगा, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब हम सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं अपना, जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। बल्कि आप ध्यान रखो कि एस्टिमेशन के सभी क्वेश्चंस में इस सिंगल लाइन डायग्राम की नाम की कहानी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सिंगल लाइन डायग्राम देखकर ही समझा जाता है कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। अगर आपने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है तो कम से कम 50% नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे, चाहे आपने क्वेश्चन में कुछ भी कर रखा है। ठीक है ना, केवल सिंगल लाइन डायग्राम बनाने से ही 50% नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि लगता है एग्जामिनर को कि आपने सही बनाया तो आपको आता होगा चीज़। ठीक है, चलिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। शुरू में तो एक खंभा हमको पहले से लगा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे तार तो जोड़ने पड़ेंगे ना। ध्यान रखो, जो मैंने अभी ये मार्क किया है ये वाला खंभा, ये पहले से लगा हुआ है ये वाला, लेकिन यहीं से तो हमको तार जोड़ कर लेके जाने, बाकी सारे के सारे हम खुद लगा रहे हैं। तो हमने एक खंभा लगाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 तो लगाने थे, 16 लगा दिए। अब 16 जगह खंबे लग गए हमारे। यहाँ पे 2 खंबे लगे, इसलिए एक और ऐड हो गया। यहाँ पे भी 2 खंबे लगे और यहाँ पे भी 2 खंबे लगे, इसलिए ये वाले 2 और ऐड हो गए। ऐसे करके ये 19 खंबे हो गए टोटल। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, बता देता हूँ। ये वाला खंबा तो पहले से लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग पोल है, लेकिन यहाँ पे हमें तार जोड़ने पड़ेंगे अपने ये 3 इस तरीके से। बाकी तारों को आगे लेके जाना पड़ेगा फिर ऐसे, यहाँ पे सब में ये ऐसे ऐसे ले जाना पड़ेगा तारों को। तो पहले एक खंबा यहाँ लग गया, एक हमने जो लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10 11 12 13 14 15 और 16, ये लग गए 16 पोल्स। अब यहाँ पे आखिरी में 2 खंबे लगाए गए हैं, तो एक और चाहिए यहाँ पे, तो हो गए 17। फिर यहाँ पे भी एक और 2 खंबे लगाए गए, ये नदी है, ये वाली ये नदी है, नदी के इस तरफ जो है 2 खंबे लगाए गए, तो हो गए 18। यहाँ भी 2 खंबे लगाए गए, तो हो गए 19। हो गए 19 खंबे पूरे। आई होप आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा। ये एग्जिस्टिंग पोल था, ये इसका सिंबल होता है एग्जिस्टिंग पोल का, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे करके, ऐसे 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 और ऐसे, ये एग्जिस्टिंग पोल का सिंबल होता है, ये वाला जो मैंने बनाया यहाँ पे। ठीक है, अब अर्थिंग की बात आती है। तो गाइस जिस किसी ने भी ये किया होगा, इसमें अर्थिंग तो पहले से कर रखी होगी। हमको जो अर्थिंग करनी है अब चौथे नंबर पर करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ रेल, देखो फिर से सुन लो, रेलवे लाइन में वही मटेरियल लगेगा जो आपका इसमें लग रहा है रिवर क्रॉसिंग में, सेम एज इट इज़। तो रिवर क्रॉसिंग में क्या रहता है कि दोनों तरफ के पोल को अर्थ करना पड़ता है, तो इधर इसको भी अर्थ करना पड़ेगा और इसको भी अर्थ करना पड़ेगा। 2 अर्थिंग यहाँ पे लग गए। उसके बाद ओवरहेड लाइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग कि हर चौथे पोल को अर्थ करना है, तो 1 2 3 4 चौथे पोल को अर्थ कर दिया, 1 2 3 4 चौथे पोल को अर्थ कर दिया, 1 2 3 4 चौथे पोल को अर्थ कर दिया। कुल मिला के कितने अर्थिंग सेट हो गए? 1 2 3 4 5, 5 अर्थिंग सेट लगे हमारे। कितने अर्थिंग सेट लगे? 5 अर्थिंग सेट लगे हैं गाइस। और एक अर्थिंग सेट 1200 रुपये का होता है, और 5 से मल्टीप्लाई करके 6000 रुपये के केवल अर्थिंग सेट लग गए हमारे पास। ठीक है गाइस, और ये रिवर क्रॉसिंग है, ये ध्यान रखना, रिवर क्रॉसिंग ये वाला हिस्सा 3 के और 4 के बीच में जो हो रहा है, ये नदी को पार कर रहे हैं, नदी को। और नदी को पार करते समय दोनों तरफ अर्थिंग की जाएगी और दोनों तरफ एच टाइप पोल यूज किए जाएंगे। कौन से पोल यूज किएंगे? एच टाइप पोल। एच टाइप पोल यूज किए जाते हैं दोनों तरफ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हम कर लेते हैं कि इस ओवरहेड लाइन के कंडक्टर की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो वायर जो खर्च होने वाला है वो कितना वायर खर्च होने वाला है। तो गाइस आपको पता ही है कि 11 kV में केवल 3 तार जाते हैं और तीनों फेस वायर होते हैं, न्यूट्रल वायर जाता नहीं 11 kV में। 11 kV में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं जाता बच्चे? एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको बताना ऐसे है कि 11 kV में न्यूट्रल वायर इसलिए नहीं जाता कि क्योंकि जो है कभी भी 11 kV की लाइन से डायरेक्ट किसी को कनेक्शन नहीं दिया जाता। हमेशा न्यूट्रल वायर वहीं यूज़ करते हैं जहाँ से हमको किसी को सप्लाई देनी हो, किसी को कनेक्शन देना हो, इसीलिए इसमें न्यूट्रल वायर को लेके नहीं जाते हैं। तो 3 वायर गए 1600 मीटर में, 5% एक्स्ट्रा के साथ 4800 मीटर और 5% 240 हो गया। कुल मिलाकर जब इसको ऐड किया गया तो 5040 मीटर हो गया। और डायमेंशन हमको क्वेश्चन में दे ही रखी थी
कि उस वाले डायमेंशन का वायर यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद 8 SWG का अर्थिंग वायर में केवल एक वायर जाएगा तो 1600 मीटर हो गया, और 5% एक्स्ट्रा ऐड करके 1680 मीटर हो गया। ठीक है गाइस, तो कंडक्टर वायर की डायमेंशन निकल के आ गई, मतलब लंबाई निकल के आ गई, और अर्थिंग वायर की लंबाई निकल के आ गई। आई होप अब जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं अपना सिंगल लाइन, वो क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोल का डायग्राम। और मैं आपको साथ में ये भी दिखा दूंगा कि एग्जिस्टिंग पोल कैसा होता है, एग्जिस्टिंग पोल किसको बोलते हैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, चलिए, ये गाइस आपका टर्मिनल पोल का डायग्राम है। ये एच टाइप पोल या सेक्शन पोल इसको ही बोलते हैं, और ये टर्मिनल पोल हमारा सेक्शन पोल ही था ना, तो इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो खंभे लगाए जाते हैं, ये दो खंभे लगाए गए हैं, ये ब्रेसिंग किया गया है, बारबेड वायर लगाया गया है, ये डेंजर बोर्ड प्लेट लगाई गई है, ये कंक्रीटिंग की गई है, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये डिस्क इंसुलेटर लगे हैं और उसके ऊपर पिन इंसुलेटर लगे हैं। बस आप इसको एज इट इज देख लीजिए और आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको बनाना जरूर सीख जाना। अगर ये ध्यान रखना, अगर कभी भी 11 kV का क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना है एग्जाम में, और कॉपी में इस डायग्राम को बनाओ। लिस्ट से जस्ट पहले ये डायग्राम बना होना जरूरी है। जब आप लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट से जस्ट पहले ये डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि बच्चे होता क्या है कि आप लिस्ट से जस्ट पहले अगर इस डायग्राम को बनाओगे तो एग्जामिनर पे एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है, और आपके कम से कम 20 में से 5 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइज, चलिए फिर टर्मिनल पोल हो गया। अब एग्जिस्टिंग पोल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पोल। दो खंबे लगे हुए दिख रहे हैं ना, बस जैसा मान लो कि किसी ने लाइन लगाई होगी और ये सबसे आखिरी वाला खंबा है, बस इसी को एग्जिस्टिंग पोल बोला जाता है। इतना सा क्वेश्चन है, देख लो आपके लिए, कितनी आसान सी बात है। बस बताओ कोई दिक्कत? इसी को एग्जिस्टिंग पोल बोला जाता है, बस केवल इसको एग्जिस्टिंग पोल बोला जाता है। ये दो खंबे और ये लाइन के तार जो जा रहे हैं इस तरीके से, ये इसको एग्जिस्टिंग पोल बोला जाता है। अब करना क्या है हमको कि हमको जो है एक यहाँ पे ये तो खंबा पहले से लगा हुआ मिल गया हमें, तो एक तो ये मिल गया, यहाँ पे तार जोड़ देने इस तरीके से, और फिर आगे को इसको कनेक्शन ले जाएंगे। 3 तार जोड़ के यहाँ पे एक खंबा लगाएंगे, फिर 3 तार आगे, यहाँ पे एक खंबा लगाएंगे, 3 तार आगे, ऐसे करके फिर ऐसे लगाते चले जाएंगे। और आखिर में सबसे आखिर में जब लाइन खत्म होगी तो हम भी एक ऐसा ही खंबा लगा के और लाइन को क्लोज कर देंगे। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पोल। आई होप कि वीडियो चीज़ आपको समझ में आई होगी। टर्मिनल पोल या एग्जिस्टिंग पोल में दोनों में अंतर पता लग गया होगा। देखो, टर्मिनल पोल भी यही है, एग्जिस्टिंग पोल भी यही है। एग्जिस्टिंग पोल का मतलब सबसे लास्ट में लगा हुआ पोल। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोल को तो टर्मिनल पोल बोलते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पोल का मतलब लाइन में पहले से लगी हुई लाइन का पोल है, वो जो लाइन पहले से लगा रखी है उसके पोल को एग्जिस्टिंग पोल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही ना आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने टर्मिनल पोल का डायग्राम बना लिया तो अब लिस्ट ऑफ मटेरियल्स के प्रिपरेशन की बारी आती है बच्चे। और तो बात करते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल्स की। तो गाइस आपको टर्मिनल पोल, एग्जिस्टिंग पोल, लाइन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना। तो अब हम लिस्ट ऑफ मटेरियल्स लगा लेते हैं। अब लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं, और फिर इस लिस्ट ऑफ मटेरियल्स के प्रिपरेशन के बाद जो है हम जो है अपना कॉस्ट निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए फिर करते हैं गाइस। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल जब लगाते हैं तो सबसे पहले जो हम एग्जिस्टिंग पोल पहले से लगा हुआ है ना, उस पर भी हमको कुछ मटेरियल लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो उस पर हमें एक क्रॉस आर्म लगानी पड़ती है और इंसुलेटर्स लगाने पड़ते हैं अपने। तो ये सब पहले हम बात करेंगे बस उसी एग्जिस्टिंग पोल की, जो पहले से लगा हुआ पोल है। हम पहले उसी एग्जिस्टिंग पोल की ही बात करेंगे कि हमें उस पर क्या क्या मटेरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो मैंने वही लिखा है कि आपको पहले एक बात सुनो जरा आप, कि ध्यान रखो कि जब आप लिस्ट बनाते हो तो यही फॉर्मेट होना चाहिए लिस्ट का। यही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है IER के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार केवल यही फॉर्मेट एप्लीकेबल है इस लिस्ट का। ठीक है गाइज, तो आप कोई और फॉर्मेट ट्राई ना करो, केवल यही फॉर्मेट में आपको बनाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि आप मटेरियल का नाम लिखेंगे, साथ में उसकी डिटेल भी। उसके बाद क्वांटिटी, मतलब कि वो कितना रिक्वायर्ड है, जैसे कि अगर वायर तो कितने मीटर वायर, खंबे तो कितने खंबे। उसके बाद रेट पर यूनिट, इसका मतलब ये कि जो जैसे मान लो 10 खंबे रिक्वायर्ड हैं तो एक खंबे का कितना रेट है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, और आगे उन 10 का लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो एग्जिस्टिंग पोल की जब बात करेंगे, एग्जिस्टिंग पोल का डायग्राम मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये होता है एग्जिस्टिंग पोल। यहाँ पर देखूँगा क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक क्रॉस आर्म लगानी पड़ेगी यहाँ, फिर डिस्क इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे उसमें 3, फिर ऊपर पिन इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे। फिर हमको स्टे, देखो इस तरफ को स्टे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन जब हम इस तरफ को बाहर लेके जाएंगे ऐसे करके तो खंबा इस तरफ को झुकेगा ना,
तो हमको इस तरफ को स्टे भी करना पड़ेगा इसको। तो यही सब चीज़ें हैं जो लगानी पड़ेंगी। अर्थिंग वायर क्लैंप लगाना पड़ेगा। आई मीन टू से कि जो जो चीज़ें हमको लगानी पड़ेंगी बस उन्हीं चीज़ों को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना के दिया, और आपको भी यही करना है अगर आपको नंबर लाना है तो। ठीक है, आप चाहते हो आपके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए तो आपको इसी फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पोल के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे क्रॉस आर्म। हमेशा एक क्रॉस आर्म जरूर लगाएंगे। और एच टाइप पोल है इसीलिए यहाँ पे 2 मीटर लंबी क्रॉस आर्म लगती है। एक क्रॉस आर्म 275 रुपये की मिलती है, और ये 275 रुपये यहाँ पे हो गए। फिर क्रॉस आर्म को लगाने के लिए क्रॉस आर्म क्लैंप लगाएंगे। 2 खंभे हैं इसलिए 2 क्लैंप, और एक क्लैंप 40 रुपये का होता है इसीलिए 80 रुपये हो गए। उसके बाद जब क्रॉस आर्म लग गई, क्रॉस आर्म क्लैंप से हमने क्रॉस आर्म को लगा दिया, अब हम उसके ऊपर लगाएंगे डिस्क इंसुलेटर 11 kV के। तो 3 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे हमेशा। 95 रुपये का एक मिलता है 3 डिस्क इंसुलेटर, 95 का एक मिलता है इसलिए 285 रुपये के हो गए 3। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे 11 kV के पिन इंसुलेटर। 11 kV के पिन इंसुलेटर, ये देखो आपके सामने मैंने इसको ब्लॉक में बंद कर दिया है। 11 kV के पिन इंसुलेटर 3 लगेंगे। ध्यान रखो 3 डिस्क और 3 पिन हमेशा लगेंगे, एग्जिस्टिंग पोल हो या टर्मिनल पोल हो। तो 11 kV के 3 पिन इंसुलेटर भी लगेंगे यहाँ पे। और ये 90 रुपये का एक मिलता है इसलिए 3 जो है 270 रुपये के हो गए। ओके गाइस, उसके बाद इन डिस्क इंसुलेटर को पिन इंसुलेटर से जोड़ने के लिए, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पोल था उसकी सप्लाई को जोड़ने के लिए जंपर वायर लगता है। और जंपर वायर लगता है एक इंसुलेटर का 2.5 मीटर 2.5 मीटर। यहाँ पर 3 तो डिस्क इंसुलेटर लगे और 3 पिन, कुल मिला के 6 इंसुलेटर लगे। तो जंपर वायर कितना लगेगा? जंपर वायर लगेगा 6 की और 2.5 की मल्टीप्लाई करके 15 मीटर वायर लगेगा जंपर। और जंपर वायर वही वायर होता है जो हमने एज अ कंडक्टर यूज़ किया अपनी पूरी लाइन में। जंपर वायर कोई अलग से वायर नहीं आता कि हम अलग से लेके आएंगे उठा के, बस उसी वायर को लगा देते हैं। तो ये 9 रुपये मीटर मिलता है और ये 135 रुपये का हो गया है 15 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लगाएंगे अर्थिंग वायर क्लैंप। अर्थिंग वायर क्लैंप लगाएंगे एक, जिससे कि हम अर्थिंग वायर को लेकर गुजारेंगे। एक अर्थिंग वायर क्लैंप लगाएंगे, 30 रुपये का मिलता है, 30 रुपये हो गए। अब हम लगाएंगे स्टे सेट, 2 खंबे इसलिए 2 स्टे सेट लगाएंगे। एक स्टे सेट 600 रुपये का होता है इसीलिए टोटल 1200 रुपये के दोनों स्टे सेट हो जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये ना कंपोनेंट बड़े मज़े से क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो अभी लाइक ठोको तुरंत। और वीडियो को दूसरे लोगों से भी शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो यार। अच्छा, आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी पढ़ लें चाहते हो ना कि दूसरे लोग भी अच्छा स्कोर करें? अरे मुझे पता है बहुत कम लोग ये बात चाहते हैं, लेकिन आप चाहो ना चाहो, लेकिन कभी भी हमेशा कोशिश करो दूसरे से आगे बढ़ने की। जलना नहीं चाहिए कभी किसी से, ठीक है? तो आप भी चाहते हो कि अच्छे नंबर आएँ दूसरे के भी, तो दूसरों को भी ये वीडियो सजेस्ट किया करो, ठीक है गाइज़? और बाकी तो आपको पता ही है खैर कि कैसा पढ़ाया जाता है कैसा नहीं। वीडियो से आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं अब आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन दे के जाता हूँ, आपने अगर वो क्वेश्चन कर लिया और आपको लगता है कि उसका आंसर सही आ गया, तो बेटा इतना आसान नहीं है। आप मेरे से एक बार जस्टिफाई तो करा लो कि क्या वाकई में आपका आंसर सही है। क्योंकि आपको जो आप बुक के अकॉर्डिंग मत चलिएगा, बुक में बहुत सी चीज़ें गलत लिखी मिलती हैं बच्चे। अगर बुक से पढ़ना होता तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे होते, आप कॉलेज क्यों जा रहे होते? ठीक है ना? मेरी कोशिश है कि मैं आपको ईजी से ईजी पे मैं बताऊँ, इसलिए मैं थोड़े ट्रिक्स के साथ बता के चलता हूँ चीज़ों को। तो आप क्वेश्चन करके हमेशा मुझे दिया करो, साथ में आप मुझे ईमेल किया करो, उसमें मैं आपको अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। ठीक है गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टे सेट लग गए दो खंभों पे, 600 रुपये का एक होता है, 1200 रुपये के हो गए। इसके बाद लगाना है हमें 5 mm एल्यूमिनियम कनेक्शन वायर। देखो 5 mm एल्यूमिनियम कनेक्शन वायर का यूज़ किया जाता है इंसुलेटर्स पर वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। जो कंडक्टर वायर है इंसुलेटर पर जोड़ा जाएगा ना उसको, तो ये तो है नहीं कि अपने आप ही रुक जाएगा वो, उसको किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना किसी वायर के थ्रू। तो एक पतला सा तार लेके आते हैं, उससे जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं हम 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर। ये गाइज इंसुलेटर के हिसाब से आता है 2 मीटर एक इंसुलेटर का। यहाँ हमने एग्जिस्टिंग पोल पे 6 इंसुलेटर लगाए हैं ना, इसीलिए 6 × 2 यानी कि 12 मीटर वायर चाहिएगा। और ये 2 रुपये मीटर मिलता है इसलिए 24 रुपये का हो गया। ये लास्ट वाला पॉइंट आप देख लो, ये वाला, ये वाला कि 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर
2 मीटर गुणा 6 बराबर 12 मीटर। 2 रुपये का 1 मीटर मिलता है और ये 24 रुपये का हो गया। ये 2 मीटर गुणा 6 क्यों किया है? क्योंकि 6 इंसुलेटर है और 1 इंसुलेटर पे ये 2 मीटर होता है। आई होप गाइज आपको ये वाला मटेरियल तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है अभी बच्चे आगे को, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं। अब देखो आप ना लिस्ट को इसी फॉर्मेट में बनाओ जिस फॉर्मेट में मैंने बना रखी है, क्योंकि यही फॉर्मेट एग्जामिनर पे इफेक्ट डालेगा। पता है बच्चे, मेरा पर्पज़ आपको सिर्फ क्वेश्चन करा के चले जाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा आंसर लिखो कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको नंबर देने पर, और उसको ये जगह ही ना मिले कि नंबर काटे तो काटे कहाँ आपके। मान लीजिए कि आपने सारे के सारे चीज़ें एक साथ लिख दी बिना किसी सीक्वेंस के, तो एग्जामिनर ये भी सोच के नंबर काट सकता है कि आपको सीक्वेंस नहीं आता बनाना। तो इसलिए आप जिस तरीके से मैं करता हूँ, पहले एग्जिस्टिंग पोल पर सारा मटेरियल लगा दिया, अब रिवर क्रॉसिंग वाले पे सारा मटेरियल लगा देंगे, उसके बाद बचे हुए नॉर्मल पोल पे सब मटेरियल लगा देंगे। तो है ना मज़ेदार? तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन किया करो बच्चे, ठीक है। चलिए अब रिवर क्रॉसिंग का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो रिवर क्रॉसिंग में जब काम ख़त्म करेंगे तो रिवर क्रॉसिंग में सबसे पहले हमें 2 पोल रिवर के नदी के इस तरफ लगाने पड़ेंगे और 2 पोल नदी के उस तरफ लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको 4 पोल की रिक्वायर, 4 खंबे की ज़रूरत है। और कौन से वाले खंबे? वही जो हमने अपने न्यूमेरिकल में यूज़ किए हैं। और वो कौन से थे? वो थे हमारे पास 11 मीटर के रेल पोल। तो वही लिखा है मैंने पहला पॉइंट कि 11 मीटर के रेल पोल को यूज़ किया गया है। 4 पोल 2100 रुपये का एक मिलता है ये, और 8400 रुपये के हो गए ये 4। और गाइस ये लिस्ट ना आपको बड़ी दिक्कत कर रही होगी शायद क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करने में, तो आप एक काम किया करो, अगर आपको लगता है कि आपको ये लिस्ट थोड़ी दिक्कत कर रही है न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करने में, तो आप मुझसे लिस्ट मांग लिया करो। आप मुझे ईमेल करो, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा ज़रूर, ठीक है ना। ऐसा कभी हो नहीं पाएगा कि मैं आपको लिस्ट ना दूँ। और हर प्रकार के पीडीएफ नोट्स मैं आपको ईमेल कर दूँगा, ठीक है। आप मुझे ईमेल सेंड कीजिए, हमारा ईमेल आईडी आपको पता ही है, polytechnicstudy2019@gmail.com, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको ईमेल का, ठीक है गाइज़। चलिए, तो 4 पोल 2100 रुपये के हिसाब से 8400 रुपीज़ के हो गए। उसके बाद क्रॉस आर्म लगेंगी, 2 क्रॉस आर्म लगेंगी इस तरफ और 2 क्रॉस आर्म लगेंगी उस तरफ। 2 क्रॉस आर्म क्यों? क्योंकि एक क्रॉस आर्म डिस्क इंसुलेटर, जैसा मान लीजिए कि ये खंबा है हमारा एच टाइप पोल, तो एक क्रॉस आर्म तो हो गई ये, फिर इसके उस तरफ भी डिस्क लगेंगे, इधर जाके दूसरी साइड में, तो उस तरफ भी एक क्रॉस आर्म लगानी पड़ेगी, वहाँ भी डिस्क लगाने पड़ेंगे। तो 2 इधर, 2 एक खंबे पे, 2 दूसरे खंबे पे, इसलिए यहाँ पे हमने 4 क्रॉस आर्म लगाई हैं। 275 रुपये के हिसाब से 1100 रुपये की हो गई, ठीक है गाइज। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, तब भी अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाकी ये जो पार्ट आप ई देख रहे हो, इससे पहले के 4 पार्ट हैं। मुझे लगता नहीं कि अगर आप उन चारों पार्टों को देख लें तब भी अगर आपको दिक्कत पड़े, उन चारों पार्ट्स को आप एक बार देख के आइए, आप ही के काम का है। अगर उसमें से एक भी वीडियो अगर आप मुझे ये कह देना कि सर ये काम का नहीं है, तो आप मुझे बता देना। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन कराता हूँ मैं सारे के सारे। ध्यान रखना, अगर मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो 50 के 50 में से ही आपको पूरा पेपर मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करो अच्छे से पढ़ने की बच्चे, आप ही के लिए कर रहा हूँ ये सब मैं। चलिए फिर अब क्रॉस आर्म क्लैंप लगाएंगे। देखिए जब 4 क्रॉस आर्म लगी हैं तो क्रॉस आर्म क्लैंप लगेंगे 8, क्योंकि डबल लगते हैं। क्रॉस आर्म क्लैंप लगेंगे 8 क्योंकि 2 खंभे हैं इसीलिए। अब 40 रुपये का एक मिलता है, क्योंकि एक क्रॉस आर्म को 2 क्लैंप से लगाया जाता है 2 खंभों पे। तो 4 क्रॉस आर्म लगी तो 8 क्लैंप से लगाया जाएगा ना 2 खंभों पे। 40 रुपये का एक मिलता है ये, इसीलिए ये जो है 320 रुपये के हो गए। अब डिस्क इंसुलेटर लगाएंगे। देखो 6 डिस्क इंसुलेटर एक तरफ और 6 दूसरी तरफ, तो डिस्क इंसुलेटर लगेंगे 12, और 3 पिन इंसुलेटर एक तरफ और 3 पिन इंसुलेटर एक तरफ, तो पिन इंसुलेटर लगेंगे 6, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार उस वाले पोल पर। देखो आपको ये पोल दिख रहा हो तो इसमें ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर का टर्मिनल पोल, वो डिस्क इंसुलेटर लगे हुए दिख रहे हैं। तो 3 तो इस तरफ लगे हैं, जब हम लाइन को इस तरफ से लेके आएंगे तब 3 और लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं इसको हम। तो 3 ये और 3 इधर वाले 6 हो जाएंगे, और 6 एक पोल पे फिर 6 दूसरे पोल पे, इसलिए हो गए डिस्क इंसुलेटर हो गए 12। 95 रुपये का एक मिलता है, 1140 रुपये हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। पिन इंसुलेटर
केवल 3 पिन इंसुलेटर लगेंगे एक खंबे के ऊपर की साइड, जिससे कि हम वायर को ऊपर रख सकें, जंपर वायर को। और ये 6 हो गए, 3 इस पोल पे 3 इस पोल पे। 90 रुपये का मिलता है एक, 540 रुपये के हो गए 6। उसके बाद जंपर वायर एक पोल पर 15 मीटर है, क्योंकि देखो 12 इंसुलेटर लगे हैं कुल मिला के सब, ठीक है ना। और 12 इंसुलेटर के साथ जब हम 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर हो गया, और 9 रुपये का 1 मीटर मिलता है, इसलिए 270 रुपये का हो गया वायर। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात। अब 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर, जब 2 मीटर एक इंसुलेटर का होता है, और पिन इंसुलेटर भी कैलकुलेट किए जाएंगे इसमें, और 18 इंसुलेटर हैं कुल मिला के, तो 36 मीटर वायर हो गया, और 2 रुपये का मीटर मिलता है, इसलिए 72 रुपये का हो गया। ठीक है गाइज, ये जंपर वायर, 5 mm एल्यूमिनियम कनेक्शन वायर, बाइंडिंग वायर, डिस्क इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर क्या होते हैं, उसके लिए गाइज मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है। आपका जो 4 पार्ट है उनमें से एक पार्ट आप देख के आओ गाइज। पार्ट ए बड़ा मज़ेदार है, पार्ट बी बड़ा मज़ेदार है, आप देखो तो एक बार सच में। अगर आप ना उनके फ़ैन हो जाओ तो कह देना, ठीक है। पार्ट ए बहुत मज़ेदार है। अब तो न्यूमेरिकल चल रहे हैं। पार्ट ए में समझाया गया है कि ओवरहेड लाइन क्या होती है, पार्ट बी में न्यूमेरिकल किया गया, पार्ट सी में न्यूमेरिकल किया गया है, पार्ट डी में न्यूमेरिकल, पार्ट ई में न्यूमेरिकल। पार्ट ए में समझाया गया है कि क्या होती है लाइन, और समझाने में बहुत मज़ा आता है। आप समझ के देखो उस चीज़ को, ठीक है। चलिए ओके, अब अर्थिंग वायर क्लैंप। देखो यहाँ पे 2 प्रकार के, एक खंबा मतलब एक एच टाइप पोल को एक ही पोल ऐड किया जाएगा, तो एक खंबा इधर लगाए, एक खंबा उधर लगाए, इसीलिए 2 अर्थिंग वायर क्लैंप लग गए। 30 रुपये का एक मिलता है, और 60 लग गए, 60 रुपये के लग गए। स्टे सेट, चारों खंभों को स्टे देना पड़ेगा, इसीलिए 4 स्टे सेट लगेंगे, 600 रुपये का एक, और 2400 रुपये के स्टे सेट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टे सेट 4 कैसे, क्योंकि स्टे सेट तो हर एक खंभे को स्टे देना पड़ता है ना, इसीलिए। अगला पॉइंट है आपका ब्रेसिंग। ब्रेसिंग गाइज, 2 ब्रेसिंग इस तरफ देनी पड़ेंगी, 2 ब्रेसिंग उस तरफ देनी पड़ेंगी, क्योंकि एच टाइप पोल को ब्रेसिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो 4 ब्रेसिंग हो गई, 120 रुपये की एक ब्रेसिंग मिलती है, 4 की मल्टीप्लाई की तो 480 रुपये हो गया। ठीक है गाइज, ब्रेसिंग जो है वो एक पोल को 2 ब्रेसिंग देनी है, 4 ब्रेसिंग के हिसाब से 120 के हिसाब से 480 रुपये की हो गई। बारबेड वायर 5 मीटर लगता है एक खंबे पे, 4 खंभों का 20 मीटर हो गया, 1.5 रुपये मीटर मिलता है, ये 30 रुपये का हो गया। ठीक है गाइज, डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप, 2 पोल पे 2 लगेंगे, 30 रुपये का एक मिलता है, 60 रुपये के हो गए। आई होप आपको ये वाला मटेरियल भी समझ में आया होगा कि रिवर क्रॉसिंग कैसे कैसे होगी। अभी ख़त्म नहीं हुआ है रिवर क्रॉसिंग में, और रह गया है। ठीक है, तो रिवर क्रॉसिंग हो गया ख़त्म, और एग्जिस्टिंग पोल ख़त्म हो गया। देखो 3 पार्ट्स में था ना क्वेश्चन, मतलब हम इसको 3 पार्ट्स में सिक्वेंशियल फॉर्म में करेंगे, तभी एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आप भी इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में करना। सबसे पहले एग्जिस्टिंग पोल के लिए मटेरियल लगाओ, उसके बाद रिवर क्रॉसिंग को करो, पूरा कंपोनेंट ख़त्म, उसके बाद टर्मिनल पोल को करो, और बाकी फिर बचा हुआ नॉर्मल पोल को कर दो। बस इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टर्मिनल पोल के लिए कर लेते हैं अब। टर्मिनल पोल मतलब सबसे आखिरी में जो पोल लगने वाला है, केवल 2 पोल लगने वाले हैं वहाँ पे, तो उसको कर लेते हैं। 11 मीटर के 2 पोल लगेंगे, 2100 रुपये का एक पोल है, 4200 के हो गए। ठीक है ना। अच्छा, आप ये मत सोचना कि हैं तो खंबे सारे के सारे एक से ही, फिर हम इनको अलग अलग कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे, हम इसको अलग अलग कैलकुलेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर पर देखने में अच्छा इफेक्ट पड़े। और पता है आपके नंबर ज़्यादा कब आएंगे? आपके नंबर ज़्यादा केवल तभी आ सकते हैं जब एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग ना खपाना पड़े। अगर उनको आपके आंसर को, सॉल्यूशन को समझने में उनको दिमाग लगाना पड़ गया ना, तो समझ लो बच्चा आपके नंबर कटते चले जाते हैं। वो जितना दिमाग लगाएंगे उतने नंबर कटेंगे। इसीलिए आप क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को हमेशा इतना इजी बनाओ कि एग्जामिनर देख के ही समझ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है सामने वाला बंदा। ठीक है ना। फिर से सुन लो, आपके एग्ज़ाम में केवल तभी मार्क्स कटते हैं जब आप एग्ज़ाम में, पता है मार्क्स कब कटेंगे? एग्ज़ाम में मार्क्स तब कटेंगे जब एग्जामिनर को आपके दिए हुए सॉल्यूशन को समझने में अपना दिमाग लगाना पड़े। जितना दिमाग एग्जामिनर लगाता जाएगा, आपके मार्क्स उतने कटते चले जाएंगे।
तो अपने आंसर को इतना इफेक्टिव बनाओ, इतना सिंपल बनाओ, इतना बढ़िया बनाओ कि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है और एकदम आपको नंबर दे दे। क्योंकि जितना ज़्यादा वो दिमाग लगाएंगे उतना उनको फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन होती है। दिमाग लगाने का मतलब आपने चीज़ों को उल्टा सीधा किया है। इसीलिए चीज़ें हमेशा मैं सीक्वेंस में करा के चल रहा हूँ आपको। पहले मैंने एग्जिस्टिंग पोल पर मटेरियल लगाया, फिर रिवर क्रॉस किया, फिर टर्मिनल पोल की बात चल रही है अब, उसके बाद नॉर्मल पोल की बात होगी। वरना आप ये मत सोचना कि खंबे तो वही हैं, आप सबको एक साथ क्यों नहीं लिख सकते। आप सबको एक साथ लिख दोगे तो एग्जामिनर को दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या इसने सही किया है कि नहीं किया है, गलत तो नहीं कर दिया, समझना पड़ेगा। और जितना वो समझेंगे उतना आपका उनका टाइम वेस्ट होगा, और जितना उनका टाइम वेस्ट होगा उतना आपके वो नंबर काटते चले जाते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। पोल लग गए, आप क्रॉस आर्म लगाते हैं। देखिए केवल एक ही पोल लगने वाला है, दो खंभों का मतलब एक ही सेक्शन पोल बनेगा। तो एक क्रॉस आर्म लगेगी 2 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबी एक क्रॉस आर्म लगेगी। 275 रुपये की एक मिलती है, इसलिए 275 रुपये हो गए। क्रॉस आर्म क्लैंप 2 खंभे 2 लगेंगे, 40 रुपये का एक मिलता है, इसलिए 80 रुपये हो गए। डिस्क इंसुलेटर देखो 6 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे यहाँ पे हमारे पास, 95 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 570 रुपये हो गए। उसके बाद जंपर वायर 9 रुपये मीटर मिलता है, 67.5 रुपीज़ का हो गया। उसके बाद 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर जो होता है वो 2 मीटर मिलता है एक इंसुलेटर पर, 6 के साथ 12 मीटर हो जाएगा, और ये 24 रुपये का हो जाएगा। अर्थिंग वायर क्लैंप एक लगेगा, 30 रुपये का मिलता है ये। स्टे सेट 2 खंभे 2 स्टे सेट लगेंगे, 600 रुपये का एक, 1200 रुपये का हो जाएंगे। ब्रेसिंग 2 खंभे 2 ब्रेसिंग लगेंगी, 120 रुपये का हो जाएगा एक ब्रेसिंग, 240 की 2 ब्रेसिंग। तो ऐसे हमारा टर्मिनल पोल ख़त्म हो जाएगा। साथ में इसमें टर्मिनल पोल पे बारबेड वायर भी लगेगा और डेंजर बोर्ड भी लगेगा। तो बारबेड वायर 15 रुपये का आएगा और डेंजर बोर्ड 30 रुपये का आएगा। ठीक है गाइज़, आई होप कि आपको चीज़ें बड़े मज़े से क्लियर हो रही होंगी। तो वीडियो को अभी लाइक ठोको, चीज़ों को समझ में आ रहा है तो पूरा अच्छे से। अब देखिए हमने जब बात करते हैं हम, तो हमने रिवर भी क्रॉस कर लिया, यानी कि नदी भी पार कर ली। हमने जो है एग्जिस्टिंग पोल पे मटेरियल भी लगा दिया, और हमने जो है लास्ट वाला टर्मिनल पोल भी बना दिया। सब कुछ तो हम कर चुके। अब बचे हुए जो नॉर्मल पोल थे उनको लगा के, उन पर मटेरियल लगा के क्वेश्चन को आखिरी रूप देते हैं। तो वही लिखा है मैंने अब कि 4 नॉर्मल पोल। नॉर्मल मतलब जो एवं ही हैं, मतलब उनको ना तो कोई स्पेशल कंडीशन दे रखी है ना कुछ, मतलब वो सिंगल पोल लगेंगे सारे के सारे, केवल एक पोल लगेगा, और इनमें क्रॉस आर्म भी 1.5 मीटर की यूज़ होती है। देखो कुल मिला के हमारे पास 19 खंबे यूज़ हुए थे। 19 में से 2 तो ये यूज़ किए गए, 2 तो ये, कितने बचे 17। 17 में से 4 ये यूज़ किए गए, कितने बचे 13 खंबे। तो अब जो खंबे लगेंगे नॉर्मल पोल में वो कितने लगेंगे, 13 खंबे लगेंगे। तो 11 मीटर का रेल पोल, 13 खंबे लग गए, 2100 रुपये का एक, 27,300 रुपये हो गए। ठीक है गाइज। क्रॉस आर्म देखो 13 खंबे पे 13 ही क्रॉस आर्म लगेंगी, और 1.5 मीटर बड़े लगेंगे क्योंकि ये नॉर्मल पोल है, और नॉर्मल पोल पे 1.5 मीटर की क्रॉस आर्म लगती है। तो 13 क्रॉस आर्म लगेंगी, 250 रुपये की मिलती है ये, 3250 रुपये हो गए। क्लैंप एक खंबा इसलिए एक क्लैंप लगेगा। देखो जितने खंबे उतनी क्रॉस आर्म नॉर्मल पोल के लिए, और उतना ही क्लैंप। देखो क्रॉस आर्म क्लैंप तो हमेशा खंभों के बराबर ही होते हैं, जितने खंबे उतने क्लैंप। तो 13 खंबे 13 क्लैंप 40 रुपये के हिसाब से 520 रुपये के हो गए। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल पोल पे कोई भी डिस्क इंसुलेटर नहीं लगता, केवल और केवल पिन इंसुलेटर लगाते हैं। तो पिन इंसुलेटर के हिसाब से कितने लगेंगे, 13 खंभों पे 3 पिन इंसुलेटर लगेंगे। कितने हो गया, 39 इंसुलेटर हो गए। 90 रुपये का एक मिलता है, मल्टीप्लाई करके 3510 रुपये आ गए। उसके बाद एफ क्लैंप नाम का कंपोनेंट क्या होता है, काफ़ी मज़ेदार कंपोनेंट चीज़ है। इसको मैं एक बार आपको समझाता हूँ डायग्राम बना के। देखो ये नॉर्मल पोल लग गया, और ये इस पर क्रॉस आर्म लग गई ऐसी वाली, सबने देखी होगी शायद, है ना ये। तो यहाँ लगते हैं इंसुलेटर, ये लग गया इंसुलेटर, और ये लग गया इंसुलेटर, और फिर ये लग गया इंसुलेटर। तो यहाँ इस इंसुलेटर को ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता, पहले इसके ऊपर एक एफ क्लैंप लगाया जाता है, इस तरीके से एफ क्लैंप। फिर इस एफ क्लैंप में इस इंसुलेटर को इंस्टॉल किया जाता है। तो एक खंबे पे एक एफ क्लैंप लगता है, जो कि नॉर्मल पोल पे लगता है केवल, है ना। तो 13 खंबे, इसलिए 13 एफ क्लैंप हो गए।
और ये 30 रुपये का एक मिलता है, 390 रुपये हो गए। उसके बाद अब जब सब कुछ लग चुका है तो हम अपना वायर भी लगा लेते हैं पूरी लाइन का। वायर की डायमेंशन हमको ये क्वेश्चन में दे रखी थी, पूरा पूरा कुछ नहीं करना था, हमने इसकी केवल लेंथ निकाली थी। 1600 मीटर में 3 वायर गए प्लस 5% एक्स्ट्रा में 5040 मीटर वायर है हमारा। 9 रुपये मीटर मिलता है और इसके हिसाब से 45,360 का हो गया। ठीक है, 45,360 रुपये, 45,360 रुपीज़ का हो गया ये वायर हमारे पास। अब अर्थिंग वायर देखो 1600 मीटर की लेंथ में एक तार गया है प्लस 5% के साथ 1680 मीटर है, 3 रुपये का एक मीटर मिलता है, मल्टीप्लाई की तो 5040 रुपये का हो गया। ठीक है, समझ में आई बात कैसे कैसे हुआ है। चलिए अब उसके बाद 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर आपको बता ही रखा है कि इंसुलेटर्स पर कंडक्टर को जोड़ने के लिए लगाते हैं। कितने 39 इंसुलेटर हैं यहाँ पे, 2 मीटर एक इंसुलेटर पे खर्च होता है, तो 78 मीटर खर्च हो गया। 78 2 रुपये का एक मीटर मिलता है, 156 रुपये का हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर। इनमें से किसी भी पोल को स्टे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल पोल है और नॉर्मल पोल को स्टे नहीं किया जाता है कभी भी। अर्थिंग क्लैंप, सबके सब पोल पे अर्थिंग क्लैंप लगाना पड़ेगा, इसीलिए 13 अर्थिंग क्लैंप हो गए। 30 रुपये का एक मिलता है, 390 रुपये के हो गए। ठीक है, 390 रुपये के हो गए। बारबेड वायर, हर एक खंबे को बारबेड वायर लगाना पड़ेगा, 5 मीटर लगता है, 65 मीटर हो गया। 1.5 रुपये का एक मीटर मिलता है, 97.5 रुपीज़ का बारबेड वायर हो गया। अर्थिंग सेट, अर्थिंग सेट जो है वो यहाँ पे हमने 5 यूज़ किए हैं, आपको मैंने सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाई दिया था, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो 5 अर्थिंग सेट हैं, 1 2 3 4 5, 2 नदी के दोनों तरफ के हैं और एक लास्ट वाले पोल का है, बाकी 2 अपने रूल्स के हिसाब से हैं। ठीक है, तो ये 5 अर्थिंग सेट थे इस तरीके से। अब लगाओ 5 अर्थिंग सेट को और करते हैं शुरू। तो अर्थिंग सेट लग गए हमारे पास 5, 1200 रुपये का एक, 6000 रुपये के हो गए 5 अर्थिंग सेट। डेंजर बोर्ड, 13 के 13 खंभों पर डेंजर बोर्ड लगेंगे विथ क्लैंप, 30 रुपये का एक मिलता है, 390 रुपये के हो गए। अब हम सभी पोल्स की कंक्रीटिंग करेंगे। कंक्रीटिंग मतलब उनको ज़मीन में जो है अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए उनकी कंक्रीटिंग करेंगे, जो कि 19 के 19 पोल्स की होगी। अभी तक हमने 19 में से किसी भी पोल्स की नहीं की थी वो, तो 60 रुपये के हिसाब से 1140 रुपये की होगी वो। 19 पोल की 60 रुपये की एक पोल की होती है, तो 1140 रुपये की होगी। नट बोल्ट वाशर, जैसे कहीं पे अगर कभी किसी क्लैंप ब्लैम्प को टाइट करते समय कोई बोल्ट वोल्ट ढीला पड़ जाता है तो नट बोल्ट वाशर का यूज़ कर देते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं होती, इसीलिए हमने इसमें कुछ नहीं, डैश डैश कर देते हैं। और ये 20 रुपये के लगाते हैं, केवल 20 रुपये के बस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगला और लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेरी नज़र में लाइटनिंग अरेस्टर ज़रूर लगाना है आपको। लाइटनिंग अरेस्टर एक लाइन में एक लगाया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर एक लाइन में एक लगाया जाता है, 3000 रुपये का मिलता है, इसलिए 3000 रुपये हो गए बस। और इसके साथ ही हमारा सारा का सारा मटेरियल ख़त्म हो जाता है इस ओवरहेड लाइन में लगने वाला। अब जब हमने लिस्ट ऑफ मटेरियल्स तैयार कर ली, तो अगर हम अपने स्टेप्स की तरफ चलें तो स्टेप्स में कहा गया था कि जब लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बन जाएगा तो हम मटेरियल कॉस्ट फाइंड करेंगे, लेबर कॉस्ट फाइंड करेंगे, इमरजेंसी कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड कर देंगे। तो वही काम करना है बस कि हमको मटेरियल कॉस्ट फाइंड करनी है। कैसे करनी है, इस वाले ब्लॉक को ऐड करके, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, फिर ये वाला ब्लॉक, ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाला जो सबसे लास्ट वाला है, ये वाला, और फिर उसके बाद आगे वाले में ये वाला ब्लॉक, फिर इसके बाद मतलब वो जो टोटल प्राइस वाला था, इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा अमाउंट वो मटेरियल कॉस्ट होगी। और आप इन सबको आराम से ऐड करके देख लेना, मैंने जब ऐड किया तो मटेरियल कॉस्ट आई 1,20,466 रुपये। इन सबको जब ऐड किया गया तो मटेरियल कॉस्ट आई 1,20,466 रुपीज़। ठीक है गाइज, तो जब इन सबको ऐड किया गया तो हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी आई, 1,20,466 रुपये। तो अब हम जब मटेरियल कॉस्ट हमसे निकल जाती है तो हमारे पास केवल 2 चीज़ें और होती हैं निकालने के लिए, एक लेबर कॉस्ट और दूसरा होता है हमारे पास इमरजेंसी कॉस्ट। तो जब लेबर कॉस्ट निकालते हैं हम तो लेबर कॉस्ट होती है 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, 15/100 इंटू ये जब हमने किया
तो निकल के आया 18,069.90, इतना निकल के आया। आप इसको सोल्व कर लेना, इतना ही आएगा। फिर हम निकालते हैं इमरजेंसी कॉस्ट, और जब हमारे पास इमरजेंसी कॉस्ट निकल जाती है तो इमरजेंसी कॉस्ट होती है हमारी 5% मटेरियल कॉस्ट का। जब इसको सोल्व किया गया तो ये आया 6,023 रुपये और 30 पैसे। ठीक है गाइज, अब मटेरियल कॉस्ट भी हमारे पास है, लेबर कॉस्ट भी हमारे पास है, इमरजेंसी कॉस्ट भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे पूरी लाइन में आने वाला टोटल खर्चा, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो होती है इन तीनों कॉस्ट का एडिशन, सम। अब हमने क्या करा कि लेबर कॉस्ट को ऐड किया, मटेरियल कॉस्ट को ऐड किया और इमरजेंसी कॉस्ट को ऐड किया। ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट, और जैसे ये तीनों कॉस्ट ऐड हो गई हमारे पास रुपए निकल के आए 1,44,559 रुपये और 20 पैसे। हमको पैसे ख़त्म करने होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 59 किया, 60 रुपये कर दिया है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई हमारी इस लाइन को लगने की? वो हो गई हमारे पास 1,44,560 रुपये, 1,44,560 रुपीज़। फिर से सुन लो आप, 1,44,560 रुपीज़ आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई इस पूरी लाइन को लगने में। आई होप कि गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये एग्जिस्टिंग लाइन का पता है, अगर पेपर का लेवल टफ बनता है तो एग्जिस्टिंग लाइन का ही क्वेश्चन आता है हमेशा। तो आप एग्जिस्टिंग लाइन के क्वेश्चन को भी जरूर अच्छे से करके चलें। बहुत ही जल्द मैं आज या कल में ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपका ओवरहेड लाइन के LT लाइन का क्वेश्चन भी कराना है। अभी तक मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए और तीनों के तीनों HT लाइन के ही कराए, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार एक LT लाइन का न्यूमेरिकल भी करा दूँ। ठीक है, चलिए गाइज एक बार जरा इस पूरे न्यूमेरिकल का ओवरव्यू ले लेते हैं, लिस्ट का ले लेते हैं केवल। तो लिस्ट में हमने पहले एग्जिस्टिंग लाइन के लिए लगाया था, फिर रिवर क्रॉसिंग के लिए मटेरियल लगाया, फिर टर्मिनल पोल के लिए मटेरियल लगाया, फिर नॉर्मल पोल के लिए मटेरियल लगाया, फिर हमने इसकी मटेरियल कॉस्ट निकाली, फिर लेबर कॉस्ट निकाली, फिर हमने इमरजेंसी कॉस्ट निकाली, और फिर हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली। और गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ही समझ लो इसको, कि आप भी इसी तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े। आप चाहते हो कि नंबर अच्छे मिले आपको, तो आपको न्यूमेरिकल इसी वे में सोल्व करना पड़ेगा। ओके गाइज, और गाइज जाना नहीं, अभी आज का न्यूमेरिकल देना आपको बाकी है। आपको मैं न्यूमेरिकल देके जाऊँगा जरूर इसी वीडियो में। ठीक है, मेरी हमेशा रहती है कि मैं आखिर में एक न्यूमेरिकल देके जाता हूँ। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट का PDF नोट्स चाहिए, किसी भी चैप्टर का कोई भी टेबल चाहिए, आप नीचे दिए गए ईमेल ID पर तुरंत ईमेल कीजिएगा, polytechnicstudy2019@gmail.com। ओके गाइज, चलिए अभी आज का क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन ये है कि 11 kV की एग्जिस्टिंग लाइन है। क्वेश्चन सेम करना है आपको, यही जो क्वेश्चन दिया है, बस डिस्टेंस जो वहाँ पर 1.6 किलोमीटर था ना, है ना, उसको चेंज करके आपको 800 मीटर करना है। 800 मीटर, बस 800 मीटर करना है। और आपको रिवर क्रॉसिंग हटा के रेलवे क्रॉसिंग लगाना है। फिर से सुन लो, अभी तक आपको जो डिस्टेंस था वो 1600 मीटर था, 1.6 किलोमीटर था। आपको बस उस डिस्टेंस को चेंज करके 1.6 किलोमीटर को हटा देना है, काट दो, 800 मीटर लगा दो उसकी जगह। दूसरी चीज़, यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग थी, रिवर को काट दो, और यहाँ रेलवे क्रॉसिंग का क्वेश्चन करो आप, रेलवे क्रॉसिंग का। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम डिटेल्स के साथ। आई होप आप जरूर कर पाओगे। बाकी सब कुछ सेम है क्वेश्चन का, बिना देखे करने की कोशिश करना। एक बार वीडियो देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, व्हाटएवर आप कितनी भी बार देखना, लेकिन कोशिश करना कि जब न्यूमेरिकल करो तो वो बिना देखे करो। ओके गाइज, और जैसे ही आपका वो न्यूमेरिकल हो जाए आप मुझे तुरंत इस ईमेल ID पर ईमेल कर दीजिएगा। और गाइज बाकी लोगों से भी चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना बच्चे। और पता है, करना इसी सीक्वेंस में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, एग्जामिनर पे यही इफेक्ट बहुत काम के रहते हैं। हमेशा इन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करो। ओके गाइज, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।